एक सरल सौम्य व्यक्तित्व, सिग्नेचर स्टाइल बाय स्वाति। सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ मेरे पेरेंट्स का है। जी। मतलब एक बार तुमने कह दी थी कि जब तक सीए नहीं करोगे तब तक शादी नहीं होगी। उनको लगा क्या जोधपुर का एक बच्चा सीए घुमा के पढ़ाएगा, तो उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। हाँ, जीवन में भी है, अपने जीवन की दो चाबी है। एक कर्म की चाबी है जो अपने पास है, और एक भाग्य की चाबी है जो भगवान के पास है। क्या क्या खूबसूरत। तो सीए में आप अपनी लेवल की पूरी मेहनत करो। 100% 50% तो भगवान के हाथ में। एक सरल सौम्य व्यक्तित्व जो आज हमारे सामने हंसता मुस्कुराता बैठा है, लेकिन एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है जिसे शायद इंडिया का सबसे टफेस्ट प्रोफेशन माना जाता है, जिसका एंट्रेंस एग्जाम पास करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे प्रोफेशन को बहुत ही आसानी से हासिल किया सीए प्रफुल्ल कुमार मेहता ने। आज हमारे साथ हमारे शो पे गेस्ट हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारी बातें आपके बारे में सुनी है। वैसे तो ये प्रोफेशन ऐसा लगता है कि कागजों में डूबा हुआ आदमी होगा या कंप्यूटर पे उंगलियां कीबोर्ड पे थिरकाता हुआ होगा, लेकिन जितना आपके बारे में सुना है कि आपने इस प्रोफेशन को भी इतना मस्ती भरा बना दिया है कि मतलब ये अपने आप में एक शायद 8वां अजूबा हो गया। बिल्कुल है, अब मैं आपको बता दूं जी। बेसिकली मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। मैंने बीएससी किया है। जी जी। और बीएससी करने के बाद मैंने फिर सीए ज्वाइन किया, तो और उसके बाद सीए कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी। और इसी तरह से एक और बड़ी बात, मैंने 20 साल तक वो सब्जेक्ट पढ़ाया सीए में जो मैंने कभी खुद नहीं पढ़ा। क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे? ये वास्तव में एक बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए भगवान की कृपा है, और कुछ मेरा लक है, और कुछ मेरे स्टूडेंट्स का सपोर्ट है जी। जिसके कारण से मैंने 20 साल तक वो सब्जेक्ट पढ़ाया, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो 1996 में सीए में पहली बार ऐड हुआ। बिल्कुल। और मैंने 92 में सीए कर लिया था। तो मैंने अपने सीए टेन्योर में कभी पढ़ा। नहीं पढ़ा, लेकिन जब 96 में पहली बार ऐड हुआ तो मैंने सोचा इसको, और मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं था टीचिंग का, लेकिन मैंने थोड़ा मेहनत करी, उस सब्जेक्ट को पढ़ा, और मेरे को फ़ायदा ये था कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। जोधपुर में इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला कोई नहीं था, तो जिसको भी कोचिंग करनी थी उसको मेरे पास ही आना था। बिल्कुल। और ये मेरा थोड़ा सौभाग्य था कि जो फर्स्ट 2-3 बैचेस थे मेरे, वो स्टूडेंट्स इतने कोऑपरेटिव थे कि उन्होंने मेरे को सिखाया अच्छा कि कैसे पढ़ाया जाता है। क्या बात है, एक्चुअली टीचर स्टूडेंट से सीखते हैं। आप देखेंगे आज मैं यहाँ भी आया हूँ तो अपने स्टूडेंट्स की वजह से ही आया हूँ। जिन्होंने भी आपको रेफर किया है जी जी वो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल। तो जो इतना अचीवमेंट हुआ है 20 साल तक, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। और स्टूडेंट्स का मेरे को वास्तव में नॉट ओनली इन क्लासेस, एवरीवेयर बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छा चलता रहा। लेकिन जिस प्रफुल्ल को मैं इमेजिन कर रही हूँ, उदयपुर में पला बड़ा प्रफुल्ल, जिसे बीएससी ली तो ये सोच के तो नहीं ली थी कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो तब क्या सपने थे या कुछ गोल्स रहे होंगे? ऐसा है, बेसिकली हम उदयपुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन फादर का गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब था, तो हम उदयपुर कभी रहे नहीं। अच्छा। और हर 2-3 साल में उनका ट्रांसफर होता था, तो अलग अलग जगह मेरी स्कूलिंग हुई है। राजस्थान में ऑल ओवर राजस्थान, मतलब 12-13 जगह मैंने पढ़ाई करी। फाइनली मैंने ग्रेजुएशन किया था अजमेर से जी। और उसके बाद जब फादर का यहाँ जोधपुर ट्रांसफर हो गया, तो जोधपुर आने से पहले मेरे को सीए के बारे में एबीसीडी कुछ भी नहीं मालूम था, क्योंकि जो उस वक्त अजमेर या उदयपुर में इतना सीए का कल्चर नहीं था। जोधपुर में तो था लेकिन तो जब जोधपुर में ट्रांसफर हुआ तो हम 3 ब्रदर हैं, वो दोनों इंजीनियर थे। मेरा भी इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया था, लेकिन फादर ने कहा सब एक साथ ही एक ही स्ट्रीम में जाने से अच्छा है कि तुम फील्ड चेंज करो जी, घर में सारे इंजीनियर हो जाएंगे। तो जोधपुर आने के बाद फिर मैंने सीए करने का सोचा जी, तो बेनिफिट मिल गया। रास्ता खुलता गया। लेकिन स्कूल कॉलेज में जैसे अलग अलग जगह जाते रहे, तो राजस्थान तो आपने पूरा घुमा, अलग अलग कल्चर, खाना पीना सब तरह का टेस्ट किया। वो तो सब चलता है, सब जगह था ही। दोस्त भी बने खूब? हाँ, दोस्त बने, वो अभी भी है भिलोड़ा, और जो स्कूल के फ्रेंड्स है वो अभी तक मेंटेन है। तो जब सीए ज्वाइन किया तब जोधपुर के हो गए, और फिर बस जोधपुर के तो एक्चुअली कहते हैं ना पानी में भी, और सीए तो है ही। बिल्कुल तो हमारा शहर है ही ऐसा, हर एक को अपना बना लेता है। लेकिन जब जोधपुर आए और लगा कि यहाँ के कल्चर भी ठीक है, पढ़ाई भी अब यही है, प्रोफेशनल वाइज भी यही सेटल होना है, तो कुछ कल्चर डिफरेंसेस की वजह से या कुछ वैसी दिक्कतें नहीं आई?
ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि कुछ नेचर वाइज, कुछ फ्रेंड्स का कोऑपरेशन, फैमिली का सपोर्ट, और मैं तो कहता हूँ कि मेरे सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ मेरे पेरेंट्स का है जी। मतलब एक बात उन्होंने कह दी थी कि जब तक सीए नहीं करोगे तब तक शादी नहीं होगी, तो सीए करना जरूरी हो गया था। और सीए करने के बाद मैं 1 साल बॉम्बे था जी। तो हम 3 ब्रदर हैं, वो दोनों पहले से बाहर थे, तो मेरे को जोधपुर रहना ही था पेरेंट्स के साथ, तो मैं जोधपुर शिफ्ट हो गया। फिर सीए हो ही गई थी तो शादी भी हो गई, तो उसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर दी। और ये सब्जेक्ट जो था इंडिया टेस्ट का, वो जब 96 में ऐड हुआ तो प्रैक्टिस के साथ साथ ट्यूशन भी शुरू कर दिया। और वो भी एक अच्छा, मतलब मैं सोचता हूँ कि लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था मेरा, कोचिंग में आना। पार्ट टाइम तो था, प्रैक्टिस के साथ ही कोचिंग का था, लेकिन वो एक टर्निंग पॉइंट था। उससे अब मेरे को लगता है, इतने साल हो गए, मैं 96 में पढ़ाना शुरू किया था, अब मेरे को लगता है कि मेरी जो जोधपुर में एक जान पहचान जो बनी है, जो एक वो प्रोफेशन ज़्यादा मेरे को कोचिंग से मिली है। इतनी रेस्पेक्ट मिलता है बच्चों का, इतना अच्छा लगता है, न सिर्फ मेरे को, इवन मेरे पेरेंट्स को भी इतना अच्छा लगता है कि कहीं भी आप जाओ, कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं मंदिर में, कहीं शादी में, तो जब वो कोई सामने से आके बोलता है सर मैं तो आपसे पढ़ा हुआ हूँ, और वो सीधा पैर छूता है, तो बहुत मतलब गर्व लगता है कि अपने को एक कुछ अचीवमेंट है। बिल्कुल, इस बात से तो मैं भी रिलेट, उसको आप मॉनेटरी टर्म से मेजर नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। मतलब हम अभी भी अपने कल्चर से, अपनी वैल्यू से इतने जुड़े हुए हैं, अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे आपने बात की कि आप, जब आपके पेरेंट्स को गर्व महसूस होता है तो आपको भी होता है। उन्होंने आपको बहुत प्रेशराइज तो नहीं किया कि आप सीए ही बने, लेकिन हाँ एक डायरेक्शन जरूर दी कि कुछ अलग हटके करो। मोटिवेशन हाँ, उनका हमेशा रहा। उनका ये था कि दोनों ब्रदर इंजीनियर हैं, वो लाइफ में अच्छा सक्सेस ले रहे हैं, और अगर तुम पीछे रह गए तो तुमको जिंदगी भर एक रहेगा यार, दोनों भाई तो आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गया। तो उनका ये भी नहीं था कि मैं जोधपुर में रहूं, वो मेरी अपनी इच्छा थी कि मैं पेरेंट्स के साथ रहूं, क्योंकि उनका भी ओल्ड एज में एकदम उनको एकदम ध्यान रखने वाला चाहिए। और एक छोटी सी इंसिडेंस मैं आपको बताता हूँ जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक बार मैं किसी केस में इनकम टैक्स कमिश्नर अपील के पास बैठा था जी। वो जब हियरिंग वगैरह सब हो गई तो ऐसे ही थोड़ी बात चल रही थी, तो उन्होंने पूछा भाई आपकी फैमिली क्या है। मैंने कहा हम 3 ब्रदर हैं, और सबसे बड़े ब्रदर हैं वो दुबई रहते हैं, फिर छोटे ब्रदर वो साइंटिस्ट हैं, वो पूना रहते हैं, और मैं सबसे छोटा हूँ, तो मैं पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा आप पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं मैं पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। तो जब मैंने 2 बार इसको स्ट्रेसफुली बोला ना, तो उन्होंने कहा हाँ मिस्टर मेहता दिस इज द करेक्ट वे टू से। बहुत जने बोलते हैं कि मैं पेरेंट्स को अपने साथ रखता हूँ, तो यार होते कौन अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखने वाले? नहीं, हम इतने बड़े कभी हो ही नहीं सकते। तो वो जो उनको बात उन्होंने पॉइंट आउट की ना, वो मेरे को भी बहुत अच्छी लगी कि सच में मतलब इतनी खूबसूरत बात है ना। मतलब हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने हमें जन्म दिया है, बड़ा किया है, और कितना भी हो उनकी जो छत्र छाया हमारे ऊपर रहती है ना, कितने भी एज में हो जाए, लेकिन उसको महसूस करना अपने आप में। ये कहना कि साहब मैं उनकी बहुत सेवा करता हूँ या वो है ऐसा, ये सब गलत है। आपका सेवा करना आपको कोई वो नहीं है कि आपने बहुत अपना बहुत बड़ी बात कर ली, वो तो आपकी ड्यूटी है, उसको कहीं बताने की जरूरत ही नहीं है कि मैं बहुत सेवा करता हूँ या करता हूँ। अगर आप साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो बहुत बेनिफिट है। एक न्यूक्लियर फैमिली में नो डाउट आपको इंडिपेंडेंस मिलती है, लेकिन जो जॉइंट फैमिली में रहता है उसको मालूम है कि जॉइंट फैमिली के कितने फायदे हैं। बहुत एक सुरक्षा महसूस होती है हर समय। लेकिन आप बॉम्बे भी गए थे 1 साल, कभी वहां की चकाचौंध भरी जो दुनिया थी उसने आकर्षित नहीं किया कि अरे बस यहीं बस जाओ, यहीं पे ग्रोथ है, यहीं पे लाइफस्टाइल है, सब कुछ? मैं आपको बताऊं, जब मैंने 96 में पढ़ाना शुरू किया तो जोधपुर में एक अच्छे लेवल का सक्सेस मिल रहा था, तो मेरे को लगा कि अपने को थोड़ा जोधपुर से बाहर निकलना चाहिए। और उस वक्त जोधपुर में सीए का बहुत कल्चर था, और उदयपुर जो नेबरिंग सिटीज है, पाली, जैसलमेर, भीलवाड़ा वगैरह, वहाँ इतना था नहीं, तो वहाँ के स्टूडेंट्स जोधपुर आके पढ़ते थे। बिल्कुल। तो मेरे को लगा जब बाहर के जोधपुर आके पढ़ रहे तो अपन अगर वहाँ जाके पढ़ाएं, तो मैंने एक अपना खुद का प्लानिंग करके एक शॉर्ट टर्म कोर्स डिजाइन किया कि जो कोर्स मैं यहाँ जोधपुर में 3 महीने में कराता हूँ वो मैं आपको 10 दिन में पूरा करा दूंगा। इतना कैप्सूल बना दिया। मतलब 3 महीने में आप 1-1 घंटा ले रहे हैं, संडे ऑफ हो रहा है तो कुछ 82 आवर्स का ड्यूरेशन लगता था। तो वो 82 आवर्स का मैं 8 आवर्स डेली करके 10 डेज में कंप्लीट करता था। शॉर्ट टर्म चलता था। तो उस हिसाब से मैंने प्लानिंग करके पहले उदयपुर जाता था, भीलवाड़ा जाता था, अजमेर जाता था, ये 3 सिटीज में जाता था और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था।
फिर 2-3 साल होने के बाद मेरे को लगा अपन जोधपुर की जैसी सिटी से छोटी सिटी में जा रहे हैं, अगर अपने को कुछ अचीव करना तो जोधपुर से बड़ी सिटी में जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने अहमदाबाद ट्राई किया, तो वहाँ पे भी मैंने ली क्लासेस, और फिर मेरी इच्छा थी कि एक बार बॉम्बे करते हैं, क्योंकि अगर बॉम्बे में आप सक्सेस हो गए तो आप एट पार इंडिया हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बॉम्बे तो फाइनेंशियल सिटी है ही, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बॉम्बे में जाके पढ़ाई करूँ, मतलब कोचिंग करूँ। तो वहाँ मैं गया एक बार, वहाँ पे मैंने डिफरेंट जो भी कोचिंग क्लासेस थी उस वक्त, जो वेल नोन क्लासेस थी, हाँ, उनसे अप्रोच किया, तो उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया कि आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलेगा। उनको लगा क्या जोधपुर का एक बच्चा सीए बॉम्बे के पढ़ाएगा, तो उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। हाँ, नहीं धक्का तो नहीं लगा, फिर भी मेरी कोशिश थी जी। फिर एक जगह मैंने कहा अपनी क्लास का प्रीमिसेस मेरे को रेंट आउट कर दीजिए पर डे बेसिस पे, अगर स्टूडेंट नहीं आए तो कोई बात नहीं, मुझे भुगतना है। तो उन्होंने ठीक है चल, तो मैं पूरी तैयारी करके और चला गया बॉम्बे, और ये सोच के गया कि बस से बस क्या होगा, पहले दिन 2 बच्चे आएंगे और अगले दिन वो भी नहीं आएंगे, तो अपन वापस अपना सामान समझ के जोधपुर आ जाएंगे। लेकिन लकीली बॉम्बे में चल गया, और आज मैं करीब 15 साल तक मैंने बॉम्बे पढ़ाया। अच्छा। और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब फाइनेंशियल कैपिटल में भी आपकी टीचिंग कैपिटल स्टार्ट हुई थी। क्या बात है। लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं आपकी शादी हो गई थी तब तक, तो फैमिली नहीं सफर कर रही थी। देखो मैंने कहा ना जॉइंट फैमिली के कितने बेनिफिट्स हैं। हाँ। अगर मैं सोचता हूँ अगर मैं जॉइंट फैमिली में नहीं होता तो शायद मैं इतना बाहर नहीं जा सकता था। हाँ। आज जॉइंट फैमिली थी तो मेरे को कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, बच्चे भी छोटे हैं तो दादा दादी के पास रह जाते थे, वाइफ भी अकेली नहीं रहती थी, पेरेंट्स साथ में थे, तो सब चल गया। उनका सपोर्ट मिलता था, उनका पूरा सपोर्ट था, 100%। अभी भी है। अनफॉर्चुनेटली 2020 में फादर की तो डेथ हो गई थी, ऑफ हो गए थे कोरोना में, तो उसके बाद मदर है, तो हम सब साथ ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब भी मतलब भाभी जी को टाइम दे पाते थे पूरा? हाँ 100%। क्योंकि कई बार ना बहुत सारी चीजों में हम इतने प्रोफेशनली व्यस्त हो जाते हैं कि फैमिली नहीं, मैंने कोशिश की कि प्रोफेशन को और फैमिली को साथ साथ लेके चले, तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं कभी, मैंने हो जाता। बच्चे हम 3 ब्रदर हैं, हम तीनों ब्रदर के एक लड़का एक लड़की है जी। तो मैं सबसे छोटा हूँ, तो अब तो जो लड़का है उसकी भी शादी हो गई जी। और जो डॉटर है वो भी, उसने अपना इंजीनियरिंग के बाद MBA कंप्लीट कर लिया, और भी वो पूना में सर्विस कर रही है। अब पढ़ाई का माहौल सब तरफ है। हाँ बिल्कुल, हम सब पढ़ाई का तो है ही घर में। लेकिन आपके जैसे आपके फादर साहब थे, वो भी पढ़े लिखे थे? वो उन्होंने भी साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट किया था, और वो जियोलॉजिस्ट थे माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट में जी। माइनिंग इंजीनियर के इक्विवेलेंट है, तो उससे रिटायर हुए 92 में। उसके बाद उन्होंने 96 से लेकर 2016 तक 20 साल तक उन्होंने यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी फ्री सेवाएं दी। अच्छा, इतना? हाँ, 20 साल तक वो गरीबों को फ्री मेडिसिन देना। क्या बात। महावीर इंटरनेशनल सन सिटी ट्रस्ट बना रखा था, उसमें वो काम करते थे, और बहुत अच्छा लगता था। कितनी खूबसूरत बात है। हमारे पेरेंट्स से हमें कितना सीखने को मिलता है कि अगर हम कमाते हैं सोसाइटी से तो उसको वापस देना भी फर्ज बनता है। बिल्कुल, और होना ही चाहिए था। जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से या सर्विस से रिटायर हो जाते हैं, तो जरूर आपको जितने आपकी कैपेसिटी हो, नॉट ओनली फ्रॉम फाइनेंशियल एंगल, आप अपने शरीर से, तन से, मन से जितना आप सोसाइटी को दे सकते हैं, मतलब आज तक जो सोसाइटी से आपने लिया है, तो आपको उसको देना चाहिए। तो आपका टाइम पास होता है। मतलब मैं बिल्कुल अब मैं 60s में एंटर कर रहा हूँ, तो मेरा पक्का विचार है कि मैं फादर के उस पर चलूं, और उनको बहुत अच्छा लगता था। मतलब 20 साल तक उन्होंने फ्री सेवाएं दी, मतलब उनको वो लगता था कि मैं अपने खुद के लिए सेवा कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जैसे हमारी संस्कृति में पहले जैसे आश्रम व्यवस्था थी ना, तो मुझे लगता है वो जीवंत उदाहरण बन जाता है। हाँ, आप अपनी फैमिली साथ रह के करो ना सोसाइटी के लिए। पैसे की तो कोई ऐसी है नहीं, फाइनेंशियल नीड अगर है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपको करना चाहिए। वो समय हमें सोसाइटी को वापस देना चाहिए। वापस यही चीजें बच्चों तक भी आप पहुंचा रहे। कोशिश तो करते हैं कि, लेकिन अब थोड़ा कल्चर चेंज हो गया है, जनरेशन गैप आ गई है। उसको आप एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बच्चे सुनते। और मैं तो क्लास में भी देखता था बच्चों को, तो कभी-कभी ऐसा लगता था कि अपन जल्दी पैदा हो गए। लेकिन फिर भी आजकल बच्चे टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, और वो करते हैं, अच्छा ही करते हैं, और वो भी अपनी एज के हिसाब से करेंगे। अच्छा प्रोफेसर जी, एक बात बताइए, जैसे आपके फादर से आपने जितना कुछ सीखा,
अपने बच्चों में तो हम उन चीजों को इंकलकेट करने की कोशिश करते हैं। एज अ टीचर ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने स्टूडेंट्स तक भी एटलीस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, कुछ हम बातें इनडायरेक्टली भी इंकलकेट करने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं किसी स्टूडेंट को गलत करता देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं टोक देते हैं। हालांकि आजकल और ज्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि बच्चे सुनते नहीं है, ऐसा एक बहुत कॉमनली कहने में आ रहा है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा स्टूडेंट्स के साथ भी और अपने बच्चों के साथ भी? जो मेजर मैंने ऑब्जर्व किया है कि आजकल जो बच्चे हैं उनमें सबसे बड़ी बात तो एक तो बड़ों के लिए रेस्पेक्ट बहुत कम है जी। जो होना चाहिए, नॉट ओनली पेरेंट्स या टीचर्स के लिए, और वो देखते हैं कि उनका कोई है नहीं ऐसा रेस्पेक्ट, और जब रेस्पेक्ट नहीं है तो डर भी नहीं है, डर भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। हाँ। और कॉम्प्रोमाइज लेवल बहुत कम है। आपके साथ कोई किस्सा हुआ स्टूडेंट्स के साथ कुछ ऐसा? एक क्लास में हुआ था, एक बच्चा थोड़ा नर्वस था, बातें कर रहा था, उसको एक दो बार मैंने बोला तो उसने माना नहीं, तो मैंने कहा भाई तुम खड़े हो जाओ अपनी क्लास में, मैंने उसको खड़ा कर दिया। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है क्योंकि फ्रेंडली एटमोसफेयर रहता है, तो वो आईपीसी की क्लास थी, तो जब 10-15 मिनट उसको खड़ा रखने के बाद मैंने कहा ठीक है बैठ जाओ। जब क्लास खत्म हुई तो मैंने उससे पूछा, मैंने भाई तुमको मैंने 2-3 बार पॉइंट आउट किया फिर भी तुम कर रहे थे। तो वो लड़का सीधा था, तो मैंने कहा तुम्हारे पिता फादर क्या करते हैं? तो बोला साहब यही जियो, मेरे को बहुत डर लगता है। तो मैंने कहा भाई तो मेरे को भी डर लग रहा है। डीआईजी के बेटे को अगर पनिशमेंट पंजाब में थे उनके फादर। मैंने कहा भाई तुम देखो, अच्छा बच्चों को मैं एक ही बात बोलता था जो कि अगर तुमने सीए कर लिया तुमसे ज्यादा खुशी तुम्हारे पेरेंट्स को होगी। बिल्कुल। और पेरेंट्स तुम पे इतना टाइम मनी खर्च कर रहे हैं, तो तुम्हारी ये ड्यूटी बनती है कि तुम सीए बनना नहीं बनना एक अलग बात है, लेकिन कम से कम उसको जस्टिफाई तो करो, तुम अपने लेवल की पूरी मेहनत करो। बनना नहीं बनना भगवान के हाथ में। बिल्कुल। देखो एक छोटी सी बात है, जब अपन जैसे लॉकर होता है ना, आपने भी आप लॉकर मेंटेन करते हैं। बिल्कुल। तो लॉकर की कितनी चाबी होती है? एक बैंक के पास, एक अपने पास। हाँ, एक आपके पास एक बैंक के पास। जब दोनों चाबी लगती है तभी लॉकर खुलता है। बिल्कुल। सेम अपने जीवन में भी है, अपने जीवन की 2 चाबी है, एक कर्म की चाबी है जो अपने पास है, और एक भाग्य की चाबी है जो भगवान के पास है। क्या क्या खूबसूरत बात। अगर आप अपनी कर्म की चाबी और भगवान की भाग्य की चाबी दोनों एक साथ लगाओगे, आप सिर्फ भगवान भरोसे बैठे रहो तब तो कोई तो नहीं होगा। आपको कर्म की चाबी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो हमारे पास ही है। वो अपने पास ही है। तो सीए में आप अपनी लेवल की पूरी मेहनत करो, 100%, 50% तो भगवान के हाथ में है। बिल्कुल है। लेकिन आपको ये अफसोस नहीं होना चाहिए, देखो सीए का रिजल्ट 10-12% रहता है, तो 100 बच्चे बैठेंगे तो 10-12 बच्चे ही पास होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 80% जो बच्चे फेल हो गए वो कमजोर हैं या पढ़ते नहीं है, नहीं, वही मेहनत करते हैं लेकिन अप टू द लेवल नहीं है। तुमको वापस दूसरे अटेम्प्ट में करो, तीसरे अटेम्प्ट में। हाँ। और एक बार सीए बनने के बाद फिर कोई ये नहीं पूछता है कितना टाइम लगा। और सीए मैं समझता हूँ कि एक डिग्री नहीं है, सीए एक वे ऑफ लाइफ है। पक्का, बिल्कुल। जैसे ही आप सीए बनते हो एक अलग तरह का विटामिन आपके बॉडी में जनरेट होता है, जो आपकी पर्सनैलिटी को एक डिफरेंट लुक जो सोसाइटी में होता है ना, एक आप में एक इंटरनल एक स्ट्रेंथ आ जाती है कि हाँ मैं सीए हूँ। जैसे नोबल प्रोफेशन होते हैं वैसे ये एक डिग्निफाइड प्रोफेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि चाहे पेरेंट्स का सपोर्ट कहिए या मतलब मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा सपोर्ट पेरेंट्स का रहा। मेरे दोनों ब्रदर्स का रहा था, दोनों बड़े ब्रदर मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे, नॉट ओनली ड्यूरिंग सीए, इवन देयर आफ्टर। आज तक भी अगर घर में कोई काम है तो मेरे दोनों ब्रदर मेरे को सपोर्ट करते हैं। नेचुरली आफ्टर मैरिज वाइफ का पूरा सपोर्ट रहा उनका। आज बाहर भी जाता तो पीछे पूरे घर को संभालना उनके हाथ में रहता था। तो मैं बहुत इस तरह से लकी हूँ। और अब बच्चों का सपोर्ट है तो लाइफ चल रही है और एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट्स के माइंडसेट को भी इतना समझते हैं, आपके स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में आपकी बदमाशियां भी अच्छी वाली थी? नहीं, हम सीधे साधे बच्चे, शरीफ बच्चों आते थे, फ्रंट बेंच में बैठते थे। और हाँ, मतलब मैं आपको बताऊं एक किस्सा। मैं 7th क्लास में था और मेरे जो सबसे बड़े ब्रदर थे वो मेरे को मैथ्स पढ़ाते थे। और उनका ये था कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो 98 भी क्यों आ रहे हैं तुम्हारे, 2 नंबर क्यों कटे, 5 नंबर क्यों कटे। तो
उनका इतना स्ट्रिक्ट रहता था कि जब एग्जाम में, और टीचर भी समझते थे कि इसके तो 100 में से 100 आएंगे ही आएंगे। तो 7th क्लास के बाद मेरे को अभी तक याद है, मैंने सिली मिस्टेक कर दी, तो जो टीचर था इन्विजिलेटर, वो मैथ्स का टीचर ही था, उसने मेरे को पॉइंट आउट किया, प्रफुल्ल तुम ये क्या करो, तुमने गलती कर दी। मतलब उसने कहा मेरे को हाँ, कि तुम कैसे क्या सिली मिस्टेक कर रहे हो, तो मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे। क्या बात है। और मुझे इसका ठीक उल्टा किस्सा याद आ रहा है। आज वैसे आपकी बहुत सारी बातें सुननी है, लेकिन एक किस्सा याद आ रहा है। मैं भी शायद 6 स्टैंडर्ड में थी। एग्जाम का जो क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन था, और उसमें लास्ट स्टेप पे जाके मैंने 3 into 3 था और उसको 6 लिख के आंसर लिख दिया। मैम ने पूरा उसमें 0 दिया। मैं बड़ा रोते धोते मैम के पास पहुंची, मैम ये मतलब मैंने लास्ट स्टेप में जाके की है ना गलती, बाकी पूरा क्वेश्चन तो सही किया। तो बोले शायद कोई दूसरा स्टूडेंट होता तो मैं 5 में से 4 नंबर दे देती, लेकिन तुमसे तो ये गलती भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए तुम्हें अगर ये 0 दिया तो ये लाइफ लॉन्ग याद रहेगा कि ऐसी मिस्टेक तो नहीं करनी है। और सच में आज तक वो बात याद है। बिल्कुल बिल्कुल। कि ये जो छोटी छोटी, और शायद हमारी लाइफ में भी ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, ये बहुत सबक दे जाती है। तो अब आते हैं उन प्रफुल्ल जी पे जो अब तक बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे, अच्छे टीचर रहे, लेकिन मैंने जो सुना है कि एक कोने में एक ऐसा इंसान छुपा हुआ है दिल के किसी कोने में, जिसके अंदर बहुत सारी मस्ती है, एनर्जी है, जो इस गंभीर प्रोफेशन को भी बहुत लाइट हार्टेड बना देता है। वो कहाँ से है? अगर आपकी मस्ती जिंदा है तो आपकी हस्ती जिंदा है। क्या बात, क्या बात। जीवन में जी, मजाक का माहौल तो होना ही चाहिए, और हर आदमी में बचपन तो होना ही चाहिए। बचपन का जो बच्चा है वो उसके आदमी जिंदगी में उसके हाथ साथ है, तो उसकी लाइफ बहुत अच्छे से निकल सकती है। और मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मतलब मैं उसको पूरा एंजॉय कर रहा हूँ, लाइफ का एक एक क्षण। अगर मतलब मेरा ये सोचना है कि हर आदमी को दिन भर में कम से कम 2 जनों को जरूर हंसाना चाहिए। क्या बात है। कम से कम वो कोशिश करे कि दिन में 2 जनों को वो जरूर हंसाना चाहिए, और मैं वो कोटा पूरा अच्छी तरह से करता हूँ। और मैं फ्रेंड्स में तो मैं बोलता भी हूँ कि भाई अगर मैं किसी को जोक सुना रहा हूँ और वो हंस रहा है, तो हंसने से उसका खून बढ़ रहा है। बिल्कुल। और खून बढ़ रहा है तो ये भी एक तरह का ब्लड डोनेशन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात की, क्या बात की है। बिना खून की एक बूंद बहाए निकाले, मैं वैसे करता हूँ ब्लड डोनेशन, लेकिन मैं किसी कैंप में जाके नहीं करता हूँ। कोई जरूरतमंद होता है तो मैं करता हूँ। और मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिवनेस तो रहेगी। बिल्कुल, क्या बात। वैसे जोधपुर में ना जब पॉजिटिवनेस की बात आती है ना, तो बी पॉजिटिव की जगह या ओ पॉजिटिव की जगह घी पॉजिटिव, बिल्कुल ये वर्ड ज्यादा सुनाई देता है। और अभी जीवन का सीजन चल रहा है, तो आप भी एंजॉय करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। क्या सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं जीवन में? जोधपुर का एक मारवाड़ी गया खाना खाने। क्या बात है। तो प्लेट में उसने 4-5 गुलाब जामुन लिए जी, और हर गुलाब जामुन को थोड़ा थोड़ा सा खा के रख दिया। तो उसके फ्रेंड ने पूछा यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कि अब ये लुढ़क के दाल में नहीं मिलेंगे। ये पॉइंट अब ये जितने भी हमारे सुनने वाले हैं ना, अब से ये बिल्कुल फॉलो करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो उसको बैलेंस कर लें प्लेट में, ताकि कहीं इधर उधर ना गुड़के। और कुछ स्पेशल टिप? ऐसे ही एक बार जब वो गया खाने में, तो उसने प्लेट उठाई, प्लेट के साथ पेपर नैपकिन भी था। तो उसको लगा कि यार ये भी कुछ खाने की चीज है। तो जैसे उसने पेपर नैपकिन फाड़ के खाने लगा ना, उसके 4-5 फ्रेंड्स एकदम जोर से चिल्लाए, अरे मत खाना, ये तो एकदम फीका है। मतलब उन्होंने भी खा के देखा था पहले। वो पहले ये किस्सा ना बड़ा, वो जो लास्ट में फिंगर बोल्स आया करते थे ना, उनके साथ बड़े मशहूर थे कि लोग पी जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो है हमारे यहाँ के किस्से। आप जीवन में अगर जाते हैं सपोज, तो अभी क्योंकि शादियों का सीजन है ही और जाना तो है ही, तो सबसे पहले मतलब जो खाने पीने के आइटम है उनमें कहाँ नजर जाती है कि आज ये आइटम तो खाना ही है? आजकल अब तो थोड़ा एज के हिसाब से एपेटाइट भी कम हो गया है। जी जी। तो स्टार्टर से शुरू करते हैं और मिठाई तक खाते ही हैं इतना तो। लेकिन मैं एक बात का जरूर ध्यान रखता हूँ, जीवन हो या घर हो या कहीं भी हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं बिल्कुल भी झूठा नहीं डालूं। ये बहुत जरूरी है। हर आदमी को समझना चाहिए कि उसको झूठा नहीं डालना। अन्न का अगर आप अपमान करते हैं तो उससे बड़ा अपमान, ये क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ 100% फूड है कि आप उसको झूठा डाल रहे हैं। डस्टबिन में जा रहा है, कितने लोगों की मेहनत, कितना उस पर खर्चा हुआ है, और आप उसको डस्टबिन में डाल रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा,
अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम जूठा न डालें, बिल्कुल, और दूसरों को भी प्रेरित करें कि जूठा नहीं डालें। और मतलब कहा भी जाता है ना कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। लेकिन आप सोचिए ना कि कितनी बड़ी ये एक हमारी सामाजिक विडंबना है कि जैसे जैसे हमारे समाज में पढ़ाई लिखाई बढ़ती गई, हम कहते हैं हम सभ्य हो गए, एजुकेटेड हो गए, उतने ही ज्यादा ये प्रॉब्लम्स बढ़ती गई हैं। पहले तो नहीं थी। आप सोचिए हमारी संस्कृति में तो क्या था कि हम जब लास्ट में रोटी चूर के खाते थे, पापड़ उसके में चूरते, पूरी थाली साफ करते थे। हाँ, अपने तो उसको पानी डाल के धो के पीते थे, पानी डाल के धो के भी पी जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस थाली में को अगर सिंक में भी रखा, पहले तो राख से भी मांजने का रिवाज था, उसके बाद सिंक में भी रखा है तो नाली में घी की एक बूंद भी या अन्न का एक दाना भी नहीं जा रहा है, वो सब अपना बैलेंस हो गया। लेकिन आज पता नहीं हम शायद ज्यादा सभ्य हो रहे हैं या कुछ और चीज की तरफ जा रहे हैं, वो भी सोचना पड़ता है। एक बात मैं और बता दूं, मैं मेरे फादर की डेथ हुई थी 2020 में जी। उससे पहले मैं इनवेरिएबली मोस्ट ऑफ द टाइम लंच फादर के साथ ही करता था। एक फिक्स था, सुबह की चाय और लंच ये उनके 99% अगर मैं जोधपुर में हूँ तो उनके साथ ही करूँगा। और अभी पिछले 5 साल से जब से मेरे फादर ऑफ हुए हैं, मैं ये प्रैक्टिस मम्मी के साथ कर रहा हूँ। लंच मेरा मम्मी के साथ ही होता है। समटाइम मैं अगर लेट भी हो गया तो मम्मी वेट करते हैं कि खाना तो मैं प्रफुल्ल के साथ ही खाऊंगी। और ये मैं बहुत अच्छी बात है, मतलब इसको मैं कोट करना चाह रहा हूँ कि ये होना चाहिए कि एक खाना आप अपने पेरेंट्स के साथ जुड़ो, उसमें बातें भी हो जाती है। और इवन जब मेरे ब्रदर भी बाहर से आते हैं ना तो हम सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। ये संस्कृति अभी हमारे जो ये हम कहते हैं ना मध्यम शहर है, जोधपुर जैसे शहर हाई कल्चर वाले हैं, वहां पर ये है अभी भी कि साथ बैठ के खाएं, एक दूसरे का इंतजार करें। कई बार बड़े शहरों की तरफ देखते तो शायद ये चीजें कहीं छूट गई हैं, उनकी लाइफस्टाइल डिफरेंट है। हाँ, तो मजबूरी उनकी भी। लेकिन कॉस्ट क्या आ रही है? हाँ, अगर आप कर सकते हैं, हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। नहीं तो मैंने देखा है कि वो एक ही घर में रहते हैं, एक जना अपने बेडरूम में है, एक जना ड्राइंग रूम में बैठा है, वो जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो नहीं होता है, और होना चाहिए फैमिली के बीच में। बहुत लकी है सब, बहुत। और हमारे यहाँ का तो मुझे लगता है जोधपुर की सोशल नेटवर्किंग ही जीवन है सबसे बड़ी, बाकी सब सोशल मीडिया एक तरफ और जीवन एक तरफ। इसमें मैं जो मेरे को फील होता है जी, अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो ये जो है ना गुण वो अपने आप आपके उसमें आ जाते हैं, फ्रेंड सर्कल। और इस मामले में बहुत लकी हूँ, अच्छा वाला बहुत लकी हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स जी, पहली बात तो जॉइंट फैमिली से हैं, तो सेम स्टेटस पे हैं। बिल्कुल। तो कहीं जैसे पार्टी में जाना है, कहीं प्रोग्राम बनाना है, बाहर जाने का भी, तो अगर आपके कोई जैसे फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो सब समझते हैं हाँ, कि इस कारण से नहीं आ पाएगा, तो ऐसा कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल। तो और सपोर्ट रहता है एक जैसा सबका, तो जॉइंट फैमिली के फायदे भी हैं, तो वो सब समझते हैं जॉइंट फैमिली। और फ्रेंड्स, आपको कोई गलती करते हो ना तो आपको डर पहले फ्रेंड्स का लगता है, फ्रेंड्स क्या बोलेगा, हाँ, क्या भाइयों से बढ़ के हो जाता है। बिल्कुल, एक्सटेंडेड फैमिली है। हाँ, तो मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरे फ्रेंड्स मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं। और सब, मैं आपको बता दूं कि मेरी जो फ्रेंड सर्कल है, मेरी नॉलेज में सब कोई भी ड्रिंक नहीं करता है, कोई भी नॉनवेज नहीं खाता है, किसी तरह का कोई व्यसन, सिगरेट, गुटखा नहीं है। बहुत और ये मैं भी कह सकता हूँ, मेरी कोई शौक़न नहीं है। हाँ। और मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ जी। मेरी वाइफ की शादी की बात से इच्छा थी, आप देखो कैसे हाँ, बैठता है कि अपन 25 जो है अपनी सिल्वर जुबली वो अपन स्विट्जरलैंड में क्या बात सेलिब्रेट करेंगे। हर एक का ड्रीम होता है, ड्रीम रहता है। तो हम भी 25 मार्च 2018 में थी जी, तो हमने एसओटीसी से प्रोग्राम बनाया था जी जी। तो जो 26 अप्रैल जो में थी 25, तो वो डेट आ रही थी जब हम स्विट्जरलैंड से वापस निकल चुके थे प्रोग्राम में। तो मैंने कहा अपना स्विट्जरलैंड में तो नहीं होगी, लेकिन ऑस्ट्रिया में हो जाएगी। लेकिन आप देखो कि वो प्रोग्राम पूरा चेंज हो गया, हमारा पूरा शेड्यूल 2 दिन शिफ्ट हो गया। अच्छा। और हम 26 अप्रैल जो थी वो स्विट्जरलैंड में हमने सेलिब्रेट करी। क्या बात है, ठीक है। और उसके बाद जब पेरिस में था, हमारा गाला डिनर था, तो वहाँ हर टेबल पे एक वाइन की बोतल, एक शैंपेन की बोतल थी, वो हमारे सब ट्रिप में इंक्लूडेड थी जी। तो ग्रुप में थे सब, तो वो ड्रिंक कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को भी कहा भाई आप भी ड्रिंक करो। मैंने कहा भाई मैं नहीं करता, आप करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा। कि मेहता जी आज तो फ्री है, फ्री तो क्यों नहीं पी रहे हो आप? मैंने कहा देखो फ्री तो उस टेबल पे नॉनवेज भी मिल रहा है, अगर फ्री है तो आप नॉनवेज खाओ ना। और मेरे को, मेरा कौन से अलाउ नहीं करता तो मेरे को नहीं करनी जी जी। और
आपको करना है आप पियो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बचपन से जो आपके माइंड सेट है कि मेरे को नॉनवेज नहीं खाना है, घर में कभी देखा नहीं। और अब देखो बच्चे आज तक कभी उन्होंने पटाखे नहीं छोड़े। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मेरी मम्मी बोलती थी भाई पटाखों से इतनी जीव हत्या होती है। तो बचपन से आज 20 साल हो गए होंगे, कभी उन्होंने पटाखे नहीं छोड़े। क्या बात कर रहे हैं? और मैं बच्चों की तारीफ करना चाहूंगा, जबकि बच्चे हैं कई बार जिद भी करते हैं। मैं तो मतलब फ्री में मिलते थे पटाखे, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ते थे कभी भी कि नहीं अब इससे तो जीव हत्या होगी। बस यही होते हैं हमारे संस्कार और वैल्यूज कि जहां पर हमें पता चलता है कि फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या है। और शायद आप कोर्स डिजाइन कर रहे थे, आप पढ़ाने में बिजी थे, लेकिन जो दादा दादी से संस्कार ट्रैवल करते करते आए हैं वो अपने आप में बहुत प्रॉम्प्ट हो जाते हैं। तो ये बात तो है, मतलब हमारी फैमिली सिस्टम है ही इतना अच्छा। लेकिन जैसे आप अपने एथिक्स की बात कर रहे हैं, बच्चों तक भी वापस यही स्ट्रेंथ है? आ ही रहा है थोड़ा, क्योंकि आज फिसलने के रास्ते बहुत ज्यादा हो गए। वो तो सही बात है, जितनी भी गलत बातें हैं वो बहुत टेम्पटिंग होती है बहुत, लेकिन अगर आपके खुद में स्ट्रेंथ है, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हैं, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई छोटी बातें उनको इफेक्ट कर सकती है, लेकिन ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और बच्चे सबसे बड़ा बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं। हाँ। तो अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं कि वो किस सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या है, तो धीरे धीरे उनमें भी वो कल्चर डेवलप होगा। बिल्कुल होगा। तो मतलब लकीली जैसे आज जो हमारा फ्रेंड सर्कल है उनके बच्चे भी आपस में फ्रेंड्स हैं। तो एक तरह से हमारी वो एक्सटेंडेड फैमिली हो गई कि उनके घर में कोई भी फंक्शन है तो हमको जाना ही है। तो हमने तो एक ग्रुप बना रखा है, एक RSPB ग्रुप है। हाँ। और एक दिल दोस्ती डांस ग्रुप है। उसमें हम सब एंजॉय करते हैं, मिलते हैं, घूमने भी जाते हैं। तो और जोधपुर में कहाँ जाते हैं? सबसे बड़ा जैसे मेरे कोई फ्रेंड्स है वो घर पे आया और मान लो मैं घर पे नहीं हूँ या मेरी वाइफ घर पे नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो बाहर से चले जाएंगे, वो मम्मी से मिलके जाएंगे, बच्चों से मिलके जाएंगे, मतलब वो फैमिली फ्रेंड्स हो गए। तो बहुत अच्छा लगता है। सिस्टम हुआ करता था, मतलब अभी ये मेरे साथ भी, जैसे मेरे फ्रेंड्स भी आते थे तो वो अगर मैं हूँ या ना हूँ, मम्मी से आराम से घर में बैठ के बात करके जाएंगे। अब बच्चों के साथ भी वही है, बच्चों के फ्रेंड्स आएंगे, हम उनसे ज्यादा फ्रेंडली है, तो बहुत होमली फील होता है। लेकिन आपके फ्रेंड्स के साथ आप घूमने जाते हैं, अब्रॉड की तो बहुत सारी बातें बता दी, जोधपुर में अगर कहीं घूमने जाना है फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ पूरे ग्रुप में, तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? मतलब स्टे के हिसाब से या खाने पीने के हिसाब से? स्टे, खाना पीना, कैसे भी जोधपुर में जैसे जिसकी जैसे लेरिया चले जाते हैं कभी हम जी, और भी जगह जो ऐसा कोई और जो नहीं सारे नेचुरल स्पॉट, कोशिश ये करते हैं कि हम प्योर वेज जी, हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं प्योर वेज में ही हम ऑप्ट करें। जैसे इवन थाईलैंड वगैरह भी गए या सिंगापुर भी गए, या तो हम प्योर वेज रेस्टोरेंट को ढूंढ के। और अच्छा है आज बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी वेजिटेरियन है, वीगन है, और थैंक्स टू देम कि उनके कारण आज वीगन और वेजिटेरियन फूड हर जगह। अरे आजकल तो फ्लाइट में भी प्योर जैन फूड मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलता है 100% मिलता है। लेकिन उसके लिए अपनी प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हमें वही चाहिए। तो कई बार तो एथिक्स की बात, एक आदमी ने फ्लाइट में लिख दिया कि मेरे को प्योर जैन फूड चाहिए। शाम को उसने देखा डिनर का टाइम हो रहा था, तो देखा सब कुछ सर्व हो गया, उन्हें नहीं उसको नहीं हुआ। तो उसने एयरहोस्टेस को बुला के बोला भी मैंने मेरा डिनर आपने सर्व नहीं किया, क्या आपने जैन फूड लिखा था ना? कि हाँ, कि जैन लोग तो शाम को खाते ही नहीं है, खाते ही नहीं, सोचिए ना, सूर्यास्त के बाद में खाते नहीं है। मतलब दुनिया को ये बात बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अच्छा, ऐसे में ना कई बार हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अगर हम पब्लिक में हैं, मान लीजिए कोई वेज नॉन वेज होटल साथ में है और हम वहां जाके कुछ खा रहे हैं, तो दुनिया भी देखती है, अच्छा जैन होके आपका कॉन्शियस कैसे अलाउ कर रहे हैं, या कहीं पे भी आप इस तरह की प्रेमाइसेस में हैं या उस तरह के लोगों के साथ हैं, बहुत ज्यादा मजबूरी है तो ठीक है, बाकी तो कोशिश हाँ, वो एक अकाउंटेबिलिटी हो जाती है हम सबकी। तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम अपनी वैल्यूज पे, कल्चर पे स्टिक्ड हैं। तो इतनी सब बातें ये जो आप सब शेयर करते हैं, इतने सारे किस्से जो आप सुनाते हैं लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इतनी बातें शेयर करते हैं, ये आती कहाँ से, सोर्स क्या है? किताबें, इंटरनेट या कुछ और? वो एक बार क्या हुआ, एक बार हवन चल रहा था, तो पंडित जी बहुत सही बातें बता रहे थे, तरह तरह की बातें बता रहे थे। तो एक आदमी को लगा यार कि पंडित जी के दिमाग में इतनी सारी बातें आती कैसे? तो जब वो सब हवन खत्म हो गया तो गए पंडित जी के पास में, पंडित जी आपके पास मैं देख रहा हूँ पिछले 2 घंटे से आप इतनी बातें बताते हो, तो ये कैसे आती है आपकी बात?
तो पंडित जी अपनी चोटी को आगे किया, बोला बेटा ये तो देख, ये जो चोटी है ना, ये चोटी नहीं है, एंटीना है। हाँ, इससे सारी रिसीव हो जाती सारी है, रिसीव हो जाती है, पूरे ब्रह्मांड की बातें तो आती सरदार था, तो उसने कहा यार आपके तो एंटीना, हमारा तो पूरा टावर है, हाँ तो हमारे क्यों नहीं आती है? क्या आपके आती तो है, लेकिन आपकी अर्थिंग हो जाती है वापस। हाँ ठीक है, ये तो जोक्स अपार्ट, लेकिन बहुत सारे सोर्सेस तो वो हैं। देखो इंटरेस्ट की बात है, जी जी, थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि आपको उसमें है, हाँ तो इंटरेस्ट जब डेवलप हो जाता है तो अपने आप वो बातें दिमाग में रहती है, फिर और भी फिर कहीं से तो आती कहीं है। ना कहीं आजकल तो सोर्सेज तो बहुत हैं, जी जी, नेट है, कहीं पढ़ते हैं, मैगजीन्स वगैरह से पढ़ लेते हैं कहीं वो, और जब जहाँ रिलेट हो जाती है वो कर देते हैं। ऐसे में तो ऑब्जर्वेशन भी काम आता है। मैं तो क्लास में जब पढ़ाता था तभी जोक सुनाता था, क्या बात कर तो रहे मेरे हैं? को लगता था कि अगर बच्चों को मेरे जोक समझ में आ रहे हैं तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी समझ में तो आएगा। हाँ, और बच्चे एंजॉय करते थे। बच्चे एंजॉय करते थे। और जब मेरा एक बार पूरी क्लास में मैंने कोर्स पूरा पढ़ा दिया, तो एक बच्चे ने कहा सर आप डायरेक्ट टेस्ट, मेरा सब्जेक्ट था इनडायरेक्ट टेक्स्ट, जी तो जी, उसने पूछा सर आप डायरेक्ट टेस्ट क्यों नहीं पढ़ाते हो? तो मैंने कहा यार मैं तो इनडायरेक्ट टेस्ट पढ़ाता हूँ, डायरेक्ट टेस्ट कैसे पढ़ा सकता हूँ, उसका मेरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो बोला साहब इनडायरेक्ट टेस्ट भी तो पढ़ाते ही हो, हाँ इसके भी कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर? क्या बात कर रहे हैं? अब देखिए, ये तो मतलब बच्चे ने डायरेक्ट हिट कर दिया कि मजाक मजाक की बात है। समझ में आने में अपने को भी समय लग जाए कि बच्चे ने कमेंट किया है कि कॉम्प्लीमेंट दिया है। पर है स्टूडेंट्स, अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स मिलते हैं। वैसे एक बात तो है, क्योंकि मैं भी एक टीचर रही हूँ, तो स्टूडेंट्स हमें एनर्जेटिक रखते हैं, हमें हमेशा अपने मतलब क्या कहते हैं कि ऑन टोज रखते हैं कि आप गलती नहीं कर सकते, और उस गलती की कहीं एक्सेप्टेंस है ही नहीं। तो आप भी हमेशा अपने आप को ऐसे अपडेट करते रहते हैं। हमारा तो सब्जेक्ट ही इनडायरेक्ट टेस्ट था, सब्जेक्ट तो है, लेकिन स्टूडेंट्स के बीच में अभी क्या चल रहा है, क्या बेसिकली तरीके से स्टूडेंट पढ़ेंगे? कोशिश क्या करता था कि आपको टीचिंग करते वक्त मेरे को ऐसा लगता था कि आपको स्टूडेंट्स के लेवल तक आना है। जी, और मैं क्लास में जो फर्स्ट लेक्चर होता था, तो मैं क्लास में बोलता था कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, और ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है, आपने बीकॉम में कभी पढ़ा नहीं, इंटर में कभी पढ़ा नहीं, और सीधा फाइनल में आपको पढ़ना है, तो आपके लिए बिल्कुल नया है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल जीरो हैं, तो आप भी अपने आप को जीरो समझे, तो आप कैसा भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगा कि आपने ऐसा क्या, इतना फाइनल में आपको इतना भी नहीं आता है, मेरे को मालूम है तुमको कुछ भी नहीं आता है, जवाब देना है, ठीक है ना, मैं उसका जवाब दूंगा। और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, इतना मेरे 15-20 साल का एक्सपीरियंस है जी, कि तुमने जो भी प्रॉब्लम मेरे को पूछनी है पूछोगे, वो मेरे से ऑलरेडी किसी ने पूछ रखी है। अच्छा। तो मेरे को उसका आंसर मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम है तो मैं फ्रैंकली बोलूंगा भाई मैं इसको पढ़ के आपको समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। और जब सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी डिफरेंट ओपिनियन होती है ना, एक हाई कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में चेंज हो जाता है, जब उस लेवल पे डिफरेंस ओपिनियन हो सकती है, तो आपके और मेरे बीच में भी डिफरेंस ओपिनियन हो सकती है। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, लेकिन जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके बेसिस पे ये चीज यहाँ लिखी हुई है, बस उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। और हम जब पढ़ाते हैं तो वही करते हैं, बाकी सब ज्ञान तो दुनिया में है ही। देखो आप कभी ये नहीं कह सकते मैं ही सही हूँ जी, ये तो मैं भी सही हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो यहाँ लिखा हुआ है, जो वो सोर्स है वो रिलायबल है, वो रिलायबल। एक्ट में सबसे मतलब लॉ की अपन बात करें तो सबसे रिलायबल होता है एक्ट और रूल्स जी, जो एक्ट तो गवर्नमेंट ने लिखा है, गवर्नमेंट ने बनाया, पार्लियामेंट ने पास किया उसको, तो वो आप ये तो कह नहीं सकते एक्ट में गलत लिखा है, जो लिखा है उसको आपको एक्सेप्ट करना है, तो बस चल जाती थी। सही है। लेकिन बच्चों के साथ क्योंकि कनेक्ट करना ही अपने आप में चैलेंज है। देखो आप जो हमारे सीए इंस्टीट्यूट है वो भी कभी 100% तो एक्सपेक्ट करती नहीं है, वो भी सोचती है कि 100 में से 50 नंबर भी आ गए तो आप सीए बनने लायक हो, बिल्कुल, तो 50% तो रिलैक्सेशन वो भी इंस्टीट्यूट ने भी दिया ही है आपको, तो दिक्कत नहीं है। मैं तो कई बार आपकी बात से एक बात याद आ रही है, मैं अपने स्टूडेंट से ये बात कई बार शेयर करती हूँ कि जैसे आप जो भी जवाब देते हैं, अगर मान लीजिए मैंने कुछ पूछा एज अ टीचर आपसे, तो ये मान लीजिए कि आपने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही है, हो सकता है मेरा क्वेश्चन गलत है, मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ कि अगर मैंने पूछा है कि आपका नाम क्या है, आपने कहा भारत की कैपिटल दिल्ली है, तो सवाल मेरा गलत है, मैं पूछ लेती भारत की कैपिटल क्या है, तो आपका आंसर सही हो जाता। तो आप जो बता रहे हैं वो सही बताइए, आपके हिसाब से सब कुछ सही है, क्वेश्चन मैं बदल दूंगी, क्यों? शायद बच्चों में कॉन्फिडेंस भी उससे आता है। नहीं तो अभी कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चे आजकल वर्चुअल दुनिया में बहुत एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन जब सामने बात करने को है तो नहीं बात कर पाते, उनको एक्सप्रेस करना ही नहीं आ रहा कि मैं अपनी बात कैसे रखूं। अब उनसे कुछ भी लिखवा लीजिए, और अब तो एआई ने वो भी काम पूरा कर दिया है कि कुछ भी होगा चैट जीपीटी से। मतलब मैं ये देख रही हूँ स्कूल
के बच्चे भी 8, 9, 10 ये बच्चे भी चैट जीपीटी से लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? हमें भगवान ने नेचुरल बुद्धि दी है, आर्टिफिशियल बुद्धि का क्या तो करना वही देखो, जैसे जब से मोबाइल आया ना, अपनी हाँ। मेमोरी वैसे ही फेंट हो गई है, अब तो कुछ याद नहीं रहता है। बाकी पहले सबके मोबाइल नंबर, ये सबके रटे टेलीफोन हुए नंबर रहते थे, याद फोन रहते थे। नंबर अब तो सब मोबाइल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ठीक है, अब हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग ही कम कर दिया लेकिन आप तो इतनी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, इतनी याद रखते हैं और समय पर एकदम उसको क्या कहते हैं, उस सिक्के की खनक सुना देते हैं। छोटे बच्चे से पूछा किसी ने जी कि बेटा कौन से स्कूल जाते हो? बोला अंकल मैं स्कूल जाता नहीं हूँ, घर वाले भेज देते हैं। ऐसे आपकी बात से एक बात और याद आई। तो एक मम्मी ने उठाया बच्चे को कि भाई बेटा उठ जाओ, स्कूल जाने का टाइम हो गया। नहीं मम्मी, बच्चे पसंद नहीं करते हैं। बोले नहीं बेटा, स्कूल तब भी जाना पड़ेगा। नहीं मम्मी, टीचर्स पसंद नहीं करते। नहीं बेटा उठो। बोले बाकी कोई स्टाफ पसंद नहीं करता। बोले नहीं बेटा, तो भी स्कूल जाना पड़ेगा, तुम स्कूल के प्रिंसिपल हो ना। तो स्कूल जाना पड़ेगा। सही बात है। तो खैर स्कूल कॉलेज प्राइमरी क्लास में एक बच्चा बोलता है दूसरे बच्चे से जी यार मेरी मम्मी तो ऐसा है कि रोज सुबह मेरे को उठाती है टाइम पे, सुबह सुबह मंजन कराती है, फिर ब्रेकफास्ट कराती है, खुद बैठ के दूध 1 गिलास पूरा पीना पड़ता है, खुद तैयार करती है स्कूल जाने के लिए। और जैसे ही स्कूल से मैं आता हूँ, मेरे को लेने आती है बस पे, बस स्टॉप पे जाते ही मेरी ड्रेस चेंज करके मेरे को खाना खिलाती है, फिर ज़बरदस्ती मेरे को होमवर्क कराती है पूरा, और शाम को मेरे को खेलने भेजती है। जब मैं खेल के वापस आता हूँ तो वापस मेरे को हाथ पैर साफ धो के और शाम का खाना खिलाती है और फिर टाइम पे 10 बजे सुला देती है। तो दूसरा बच्चा बोलता है भाई मेरी मम्मी तो कुछ नहीं देखती, उसको तो मतलब ही नहीं है, मैं होमवर्क करूँ चाहे करूँ, नहीं करूँ तो नहीं करूँ, खाना खाया तो खाया, वो तो अपने किटी पार्टी में और टीवी में मस्त रहती है, मोबाइल में मस्त रहती है, और उसको कोई परवाह नहीं है कि मैं होमवर्क करूँ या नहीं करूँ, कितनी बजे सो रहा हूँ। तो पहला बच्चा बोलता है अरे यार मेरी मम्मी भी तेरी मम्मी जितनी गंदी होती। एक्चुअली बच्चे उसको मालूम तो है, हाँ उसको मालूम तो है कि मेरी मम्मी अच्छा काम कर रही है। लेकिन फिर भी मतलब देखिए ना बच्चे ये दुविधा में आजकल ज्यादा हैं। खैर किसी दिन इस विषय पे भी बहुत बहुत लंबी बातें करेंगे। एक्चुअली हमारा ये जो प्रोफेशन है ना, और आपके साथ जैसे ये जो एक जस्ट युवा वर्ग, जस्ट युवा हो रहे ना, अभी वो वर्क मोड में गए नहीं है, अभी तक स्टूडेंट मोड पे है, थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं। ये जो इनके बीच में जो बैलेंस बनाना ना, वो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है, और आप तो बखूबी कर ही रहे हैं। अभी मेरे को क्या लगता है थोड़ा सा जो बेसिक डिफरेंस है अपने जमाने में, उसमें जी अपने जमाने में इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतना पैसा भी नहीं था, इतना पंप एंड शो लाइफ, इजी लाइफ नहीं थी, तो अपने को हर चीज में पैसे की वैल्यू मालूम थी। और आज अपने पास बहुत पैसा है लेकिन अभी भी अपने को पैसे की वैल्यू मालूम है। जहाँ 50 रुपए खर्च करने वहां अपन 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते। लेकिन अपने अपने बच्चों को डे 1 से, जन्म से अपने को सारी सुविधाएं दी है, तो उन्होंने वो देखा ही नहीं है कि बिना पैसे के भी कैसे काम हो सकता है। वो उन्होंने, उनको लगता है ये सब टेकन फॉर ग्रांटेड है, ये तो है ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अब जब उनको उसमें से कुछ भी चीज कमी मिलती है तो एकदम वो रिएक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे में शायद गलती उनकी भी नहीं है, उनकी भी नहीं है, क्योंकि हमने उनको वो माहौल ही नहीं दिया। बिल्कुल। बच्चे को भूख लगे तब खाना खाना है, हमने उसको भूख लगने ही नहीं दी। ऊपर से ऊपर अभी तुम्हें ये करना है, अभी तुम्हें ये करना, भूख का एहसास तो होना ही नहीं दिया। और आजकल तो ऐसे ही कोई चीज की डिमांड, बाकी वो जनरेशन गैप तो रह गई। आज हमारे पेरेंट्स भी ये सोचते थे कि हमने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं पंप एंड शो में, हमको ऐसा लग रहा है कि बच्चे को है, तो वो एक वो होता ही है हमेशा। और एक हमारा वो सेंटेंस हमेशा बन जाता है ना, हमारे टाइम में तो ऐसा हुआ करता था। हम ऐसा किया करते थे। बिल्कुल। मैं अपनी मम्मी से जब सुनती थी तो मुझे लगता था इतनी पुरानी बातें उनको कैसे याद है। आज मैं अपने बच्चों से शेयर करती हूँ तो उनका भी वही स्टेटमेंट होता है, आपको इतनी पुरानी। फिर मुझे लगता है इतनी पुरानी का अभी तो था, फिर रियलाइज होता है ये अच्छा ये बातें तो 30 साल पुरानी हो गई, 35 साल पुरानी हो गई। अच्छा टाइम जल्दी निकलता है, पता ही नहीं चलता, समय पूरा एक जनरेशन आगे चला गया। और अब तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि समय शायद अब चल नहीं रहा है, समय तो दौड़ रहा है। हम अपनी लाइफ में ऐसे हो गए हैं, टाइम निकल रहा है, और टाइम एक ऐसी चीज है जिसको आप न तो बचत कर सकते हो, नहीं कर सकते, बस उसको तो समय के साथ चलना है, जीना है। जितना आपने उसको यूज कर लिया वो आपका अपना है, और उस समय को जीना है बस। और मेरा एक है, मैं कहना भी चाहता हूँ अपने ऑडियंस को भी
अपने भविष्य के लिए अपने प्रेजेंट को कभी खराब मत करो। बिल्कुल, भविष्य की चिंता जरूर करनी चाहिए, 100%। बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट। आज तो मेरे पास नहीं है पैसा और मैं सोचूं मैं ये आज इन्वेस्ट कर दूं जो मेरे 25 साल बाद काम आएगा। नो डाउट आपको अपने बच्चों का, अपने भविष्य का करना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट। और आज जैसे मैं अब 60s में एंटर कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है मेरा भविष्य शुरू हो गया है, तो अब मेरे को भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं भविष्य में एंटर कर रहा हूँ, हो गया। अब अगले और मेरी एक क्वालिटी लाइफ कितनी होगी, 10-15 साल एट द मोस्ट। जी जी, ना, अगर मैंने उसको एंजॉय नहीं किया पूरा, तो फिर तो लाइफ फिर कोई भविष्य है ही नहीं। अगर मैं मेहनत ही करता रहूंगा तो उससे कोई है नहीं। लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए, और लाइफ चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मतलब निष्क्रिय हो जाए, सक्रिय रूप से, लेकिन अब वो जो अर्निंग वाला बर्डन है उस सबको छोड़ के। लेकिन अब जैसे मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं, तो आज भी उनको लगता है कि नहीं, फालतू में क्यों खर्चा करना है, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है। जी जी, वो उन्होंने अपनी लाइफ लॉन्ग उसको देखा है, तो वो रहेगा ही रहेगा। मतलब वो अभी भी 100-50 रुपए के लिए वो घर पे काम कर लेंगे, वो करेंगे कि क्यों बाहर से लाएं। तो लेकिन आज की फिलॉसफी है, मैंने कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पे सुना था, मुझे बहुत सही लगा था। अब कि आपकी जो फर्स्ट जनरेशन है पेरेंट्स, और जो सेकंड थर्ड जनरेशन है आपके बच्चे, उन दोनों में आपको बैलेंस बना के चलना है। और अपनी जो जनरेशन है वो तो बेस्ट जनरेशन है। हाँ उसने हमने लाइफ को पूरा एंजॉय किया है, बच्चों की भी सुनी, बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों की सुन रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और कर क्या रहे बड़ी मजेदार चीजें हैं सर, इतना मजा आ रहा है ना आपके साथ शेयर करके। तो आपसे सुनी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपसे कुछ लिखवाना भी है सर, जो हमारे पास हमेशा एक क्या कहते हैं अमूल्य धरोहर बन के रहेगी, आपकी ये कुछ बातें। तो एक कोट हमारे लिए आपकी लेखनी से हमें मिले, और बहुत इतनी जो आपके क्या मैं कहती हूँ ज्ञान सागर में जो मोती बिखरे पड़े ना, उन्हीं में से कुछ मोती यहाँ पर उकेर दीजिए। अच्छा, हमारे जितने गेस्ट आते हैं सर, मैं तो संजो के रखती हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपनी शादी में भी जितने हमारे गेस्ट वहां पंडाल में थे, उन सबके बीच में ऐसी एक डायरी घुमाई थी कि आप सब वर वधू के लिए आशीर्वाद दीजिए, और आज भी मेरे लिए वो एक बहुत बहुत अनमोल धरोहर है। सही बात है। कई लोग, कई बुजुर्ग आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका हस्ताक्षर, उनकी बात, इवन आप जैसे देखो आजकल शादियों में अपन इतने लोगों को बुलाते हैं, अपने फ्रेंड्स को, गेस्ट को, तो बेसिकली उसके पीछे पर्पज ये कि उन सबका आशीर्वाद वरवधु को मिले, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। अब तो खैर सिस्टम ही चेंज हो गया, वो सब कमर्शियलाइजेशन हो गया सर। आप देखिए, मैं बताऊं, शादी में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है अपने सनातन धर्म, अपन हिंदू धर्म की बात करें, तो वर वधु का जो फेरे होते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार होता है, जिसमें अपन ये मान के चलते हैं कि भगवान भी उपस्थित होता है। बिल्कुल संस्कार है, वो संस्कार है। लेकिन आजकल उस इवेंट को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। आपको डांस करना है, आपको म्यूजिक चलाना है, एंटर करना है, एंट्री और ये इवेंट मैनेजमेंट और वो सब करके, उसमें हल्दी प्रोग्राम में, मेहंदी में, उसमें आप संगीत प्रोग्राम में आप घंटों डांस कर लोगे। शादी इवेंट है, लेकिन उसको अपन सोचते हैं यार ये तो फॉर्मेलिटी, इसको फटाफट कर दो, लेकिन वो गलत है। आपको उसमें आप करो। और एक और बात, शादी किसी की भी लाइफ का एक सबसे पर्सनल इंटीमेट इवेंट है, जिसको आपको पब्लिसाइज नहीं करना, लेकिन आज ठीक उल्टा हो गया है। इसी को सबसे ज्यादा पब्लिक इवेंट बना दिया। अगर आपने 1000 जनों का इवेंट कर दिया शादी का, तो उसमें से मोर देन 50% लोगों को कोई मतलब नहीं कि दूल्हा दुल्हन कौन है। वो शायद उनकी शक्ल भी नहीं देखते होंगे, उनको आशीर्वाद भी नहीं देते होंगे। वो सिर्फ खाना खाया, एक फॉर्मेलिटी के लिए लिफाफा दिया, लिया है नहीं लिया एक अलग बात है, और चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बेसिक पर्पस था कि एक सोशल नेटवर्क बने या आपका वर वधु को इतने लोगों का आशीर्वाद मिले, वो तो एब्सेंट है। और स्पेशली जब लड़की की शादी होती है, तो जो लड़की वालों की तरफ से आते हैं, वो उनका मेन पर्पस रहता है कि हम मतलब कन्यादान में अपना एक कंट्रीब्यूशन दें। सर मैं दूसरा पेन दे देती हूँ, सॉरी। नहीं कोई नहीं, एक नहीं, ये इसको एडिट कर देना, वो हो जाएगा सर। हाँ। तो ये थोड़ा सा लगता है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, अपन भी समाज के हिस्सा हैं। नहीं सर, कोशिश तो कर सकते हैं। मुझे अभी आपकी लेकिन शुरुआत से तो किसी न किसी को करनी पड़ेगी। बिल्कुल। मैं एक छोटी सी बात बताऊं सर, कि एक मैराथन थे हमारे यहाँ आए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि आप लोग कोशिश करते हैं
कि 15 आइटम होने चाहिए शादी में, 50 आइटम नहीं होने चाहिए, ये वो बहुत सारी सामाजिक सुधार की कोशिश होती है। आप दूसरों को छोड़ दीजिए, आप जब शादी के पंडाल में एंटर करते हैं, अपने आप के ऊपर बाउंड्री लगा के एंटर करते हैं या नहीं करते कि आज मैं 11 आइटम से ज्यादा नहीं खाऊंगी? नहीं करते। नहीं करते। तो समाज सुधार की बात छोड़ दीजिए, आप खुद अपने ऊपर बाउंड्री लगाना शुरू कर दीजिए। 11 आइटम, 15 आइटम हद से हद। अगर हर व्यक्ति ऐसा कर लेगा, समाज सुधार हो जाएगा। सही बात है। लेकिन शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। आप झूठा नहीं छोड़ेंगे और हर व्यक्ति ऐसा कर लेगा, समाज सुधार हो जाएगा। सही बात है। मतलब अगर आप अपने आप को सुधार लो, तो कम से कम इतना निश्चित हो गया कि वर्ल्ड में एक आदमी तो सुधर गया। नहीं, और बिल्कुल ये हमारी जिम्मेदारी और हमें देख के शायद दूसरे भी सीखें। मुझे ये लगता है कि हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी सोच के साथ सर आज आपसे तो मतलब मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली है ना कि कैसे एकदम हंसते मुस्कुराते जिया जा सकता है। वो ना अभी मेरे सन की लास्ट से शादी हुई थी, तो शादी के सब काम निपट गए, तो 5-7 दिन बाद एक दिन बहू थोड़ा लेट उठी, 9-10 बजे उठी होगी जी। तो मेरी वाइफ ने उनको बोला, भाई देखो अभी तुम्हारा ससुराल है, हाँ। तुमको टाइम पे उठना चाहिए, तुम क्या ये 11 बजे उठ रहे हो, टाइम पे उठना चाहिए। तो वो बोली, मम्मी जी पीरियड तो आपका भी नहीं है ये। बिल्कुल, ये आज की जनरेशन कह सकती है। मजाक की बात नहीं मजाक की बात है, लेकिन आज की जनरेशन फ्री है। लेकिन एक पॉजिटिव बात इसमें ये भी है कि आज की बच्चियों को या बच्चों को वो डिफरेंस फील नहीं होता। पहले मेरे समय तक भी मतलब ये ससुराल है, ये पियर है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस फील होता था। आज बच्चियों को घर लगता है, ये भी मेरा घर है, वो भी मेरा घर है। एक अच्छी बात ये भी है, समाज में जिस तरह का बदलाव है, अब आपस में समधी समधन भी, फ्रेंड्स ज्यादा हैं। बिल्कुल। अब वो पहले वाला रौब डर वो चीज भी कम हो गई है। हाँ, पॉजिटिविटी भी है, लेकिन दूसरी चीजें हैं तो ठीक है, सबके अपने अपने। इस मामले में बहुत लकी हूँ सर, हमारी जो बहू है बहुत अच्छी है, बहुत मिलनसार है और घर में एडजस्ट हो गई। और एक अच्छी बात ये भी है ना कि मैं उससे इतनी मजाक करता हूँ, इतनी मजाक होती है तो वो कभी गुस्सा भी बहुत करता हूँ, तो समझती पापा तो मजाक ही कर रहे हैं। बिल्कुल सर। जिंदगी में व्यस्त रहें। क्या बात है सर। मस्त रहें। बिल्कुल। और व्यस्त रहें, मस्त रहें और एक उम्र के बाद शरीर बता देता है, मन से हम भले कितने युवा रहे, लेकिन शरीर बता देता है कि अब उम्र हो चली है। क्या तारीख है आज? आज तारीख हो रही है सर 7। क्या बात है सर, हमारे लिए ना ये इतना अमूल्य खजाना हो जाता है। वैसे सर आपके चेक पे भी यही साइन चलता है कि? बिल्कुल। तो फिर ठीक है हमारे लिए बढ़िया रहेगा। मेरा तो जो डीपी है उसमें भी लिखा है हमेशा खुश रहें। क्या बात है सर। एक मैं यहाँ पर भी दिखा देती हूँ हमारी ऑडियंस को भी कि सर ने इतना ये जो खूबसूरत मैसेज लिखा है कि जिंदगी में व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें। मैं तो अपनाने वाली हूँ। मैं तो हमेशा व्यस्त, मस्त और खुश बिल्कुल रहने वाली हूँ। और एक्चुअली में जिंदगी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही यही है। बिल्कुल, मूल रूप से प्रकृति ने हमें, देखिए प्रकृति ने खुद ने समंदर में, बगीचों में, जंगलों में कितना सौंदर्य भरा है। पहाड़ों में सौंदर्य का दर्शन करो, मस्त रहो। बिल्कुल मस्त रहो। तो बिल्कुल हम भी उतनी ही मस्ती की अपेक्षा करते हैं। और सर एक ये छोटा सा टोकन ऑफ लव हमारी तरफ से कि आप जितनी बातें हम लोगों के साथ शेयर करते हैं उन्हें थोड़ा अपने शब्दों से भी लिखते रहिए, तो ये एक धरोहर बन जाएगी आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। बिल्कुल। तो आज आपसे मतलब मुझे इतना सीखने को मिला, इतनी बातें शेयर की, और ऐसा लग रहा है अभी बहुत कम बातें हुई है। बहुत बातें और करनी बाकी है। मतलब मुझे लगता है एज अ टीचर तो हम एक एक स्टूडेंट की भी बात करें ना, इस समय ये स्टूडेंट थे, इस समय ऐसे स्टूडेंट थे, कोई एक किसी स्टूडेंट का किस्सा, किसी की घटना, कुछ भी,
तो ही शायद हम मतलब घंटों इस पे बात कर सकते हैं। मैं तो बहुत से नोट किए थे, लेकिन मैं सब अब कुछ बात चलेगी तो जरूर जरूर, मैं तो पार्ट 2 करना चाहूंगी। बिल्कुल, आपके 100% हो, उससे अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलवेज तो एक बार एक जी, गांव में एक आदमी ने बोला, यार कि मेरी सचिन तेंदुलकर से बहुत अच्छी जान पहचान है। क्या बात है। तो लोगों ने कहा भाई है तो उसको कभी बुला गांव में। तो उसने ठीक है, एक मैच रख लेते हैं, एक मैं बुला लूंगा। तो उसने एक गांव ने दो टीम बना ली, एक में सचिन तेंदुलकर को कैप्टन बना दिया और एक दूसरी टीम बन गई। जब मैच हुआ तो बहुत सारे पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए। तो जो सचिन तेंदुलकर ओपनर था तो बैटिंग करने उतरा। तो जो दूसरी तरफ गांव की दूसरी टीम का जो था ना बॉलर, उसने डालना शुरू किया। तो दूसरी गेंद पे सचिन आउट बोल्ड हो गया। तो एम्पायर ने नो बॉल कर दी। अच्छा, कि नो बॉल है ये, ठीक है। ठीक है, तीसरी गेंद पे वो फिर एलबीडब्ल्यू था सचिन, तो भी एम्पायर ने उसको आउट नहीं दिया। उसके बाद सचिन ने सेंचुरी मारी और गांव ने खूब तारीफ करी। जब मैच खत्म हो गया तो बॉलर जो था ना, वो एम्पायर के पास में गया कि सर मैंने तो दूसरी गेंद पे ही सचिन को आउट कर दिया था और तीसरी गेंद पे भी आउट किया था, तो आपने आउट क्यों नहीं दिया? तो एम्पायर बोला, बेटा ये जो 50,000 आदमी आए ना, ये तेरी बॉलिंग देखने नहीं आए, वो सचिन की बैटिंग देखने आए। तो बिल्कुल अब इस पे जितने व्यूज मिलेंगे सर, वो सब आपकी इस बैटिंग पे मिलेंगे, है ना। हमारी बॉलिंग तो बेचारी छोटी सी थी, छोटी सी कोशिश थी, लेकिन आप एक इनविटेशन पे आए सर, इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिलेंगे। और मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को इस लायक समझा कि अपन यहाँ अपन करें गपशप। और आज देखिए आज भी मेरे को सपोर्ट तो मेरे स्टूडेंट ने किया है। तो ऑलवेज मैं इस बात में बहुत लकी हूँ कि मेरे को जिंदगी में जहाँ जब सपोर्ट चाहिए भगवान मेरे साथ है। आज तक उसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, आगे भी अच्छा ही करेगा। इसी उम्मीद के साथ अपन चल सकते हैं और जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मस्ती से दिन गुजरे हैं और भगवान हरदम साथ में है। सुबह उठते ही मैं तो सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। और जीवन में जो सक्सेस मिला है पेरेंट्स का आशीर्वाद है, ब्रदर्स, फैमिली का, वाइफ का, फ्रेंड्स का, सबका मेरे को बहुत सपोर्ट मिला। स्टूडेंट्स का, अब तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हो गए। बिल्कुल। तो अच्छा, और एक बात, मैं शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। सीए होकर भी बिल्कुल नहीं करता। ये म्यूचुअल फंड में करता हूँ जी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। बॉम्बे में मैं क्लास लेने जाता था जी। तो 2-4 दिन बाद ही फ्रेंड्स बन गए सब, हम लंच साथ करते थे। तो उस वक्त की बात है 2007-8 की। तो एक बच्चा बोला, सर मेरे तो 70-80 हज़ार का नुकसान हो गया शेयर्स में। दूसरा बोला, मेरे तो 2-3 लाख रुपए फंसे हुए हैं। मैंने कहा, मैंने तो आज तक शेयर्स में बहुत पैसा कमाया। मैंने बोला, मैंने शेयर्स में बहुत पैसा कमाया। तो बोला, अरे सर आप तो लकी हो, आपने इतना पैसा कैसे क्या किया आपने? मैंने कहा, मैंने आज तक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया। जो बचाया वो कमाया। क्या बात है। तो म्यूचुअल फंड सेफ रहते हैं। म्यूचुअल फंड अच्छा है, एसआईपी करनी चाहिए। हाँ। बहुत अच्छा है। जो शेयर्स में इन्वेस्ट करके रिस्क नहीं लेना चाहता है जी। और एफडी से बेटर रिटर्न लेना चाहता है, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड का जो है इन्वेस्टमेंट वो ऑलवेज बेटर है। अगर आपका विजन 5 साल से या उससे ज्यादा है तो नो डाउट आप 15-18% इंटरेस्ट टैक्स फ्री एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या बात है। तो ये हमारे सारे व्यूअर्स के लिए भी ये प्रफुल्ल सर की तरफ से इन्वेस्टमेंट टिप है। म्यूचुअल फंड सही है। सही है। तो बिल्कुल पार्ट 2 हम इन्वेस्टमेंट पे ही करेंगे कि कैसे हम पैसे को काम पे लगा सकते हैं पैसा कमाने के लिए। बिल्कुल, है ना। मैं आपसे उस समय जो बात शेयर कर रही थी वो भी यही थी कि 50 की उम्र तक कमाना चाहिए, फिर जो कमाया हुआ पैसा उसको काम पे लगाना चाहिए। हाँ, वो आपके लिए अर्न करे, वो पैसा हमारे लिए अर्न करे, हम आराम करें। आराम मतलब एंजॉय करें उस पैसे को। वरना दान भोग नाश, दान अगर नहीं किया और भोग भी नहीं किया तो फिर नाश पक्का है। तो एक बार एक जी किस्सा है कि एक राजा था, उसके पास बहुत पैसा था। ये मैं किसी का कोट कर रहा हूँ जी जी। नाम तो मैं भूल गया, गुलेचा है उनका, वो मोटिवेशनल स्पीकर है जी। उनका है। तो उन्होंने किस्सा सुनाया था कि एक राजा था, उसके पास बहुत पैसा था जी। तो उसको ये चिंता सताती थी कि मेरे मरने के बाद पैसे का क्या मैं क्या करूंगा। तो चाहता था कि मैं इसको कुछ ऐसा हो जाए कि ये पैसा मैं स्वर्ग में लेके जाऊं जी जी। तो उसने अपने मंत्रियों से कहा कि मेरे को ऐसा उपाय बताओ कि मैं ये पैसा सारा स्वर्ग में ले जा सकूं। तो लोगों ने कहा, ये तो बुढ़ा हो गया, इसका बेवकूफ हो गया,
मरने के बाद कोई धन ले जा सकता है क्या? तो भी उसने कहा नहीं नहीं मेरे को तो कोई ऐसा चाहिए। तो उनके ऑफिस उनके राज में कोई महात्मा आया, तो उसने कहा सर मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे ले जा सकते हो, बताओ आप। ये तो कि महाराज आप कभी फॉरेन गए हो क्या? कि कहाँ गए? कि मैं लंदन गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, जापान गया हूँ। कि आप जब लंदन गए तो फिर आप ये रुपए लेके गए? कि नहीं वहाँ तो रुपए चलते ही नहीं, वहाँ तो पौंड चलते हैं। तो मैं रुपए को पहले पौंड में कन्वर्ट करता हूँ, कन्वर्ट किया वही खर्च। वो जब डॉलर अमेरिका जाता हूँ तो डॉलर में कन्वर्ट करके जाता हूँ। तो उसने कहा सर स्वर्ग की करेंसी भाग्य है, तो आप जितना भाग्य कन्वर्ट करोगे वो आप ले आ सकते हो। और जितना पुण्य यहाँ पे पुण्य को कमाओगे उससे आपका भाग्य वहाँ चमकेगा। तो वो करेंसी चलती है। क्या खूबसूरत बात है सर। मतलब इस लोक में एंजॉय करो और परलोक तक की पूरी व्यवस्था करके चलो। ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही है। ये आपने आज बिल्कुल परफेक्ट इन्वेस्टमेंट टिप बाय सीए प्रफुल्ल कुमार मेहता। है कि बचपन में 2 फ्रेंड थे सर जी, वो बचपन में स्कूल की फुटबॉल टीम में संडे को फुटबॉल खेलते थे जी जी। फिर जब कॉलेज में आए तभी वो कॉलेज की टीम से संडे को फुटबॉल खेलते थे। फिर दोनों ने सर्विस ज्वाइन करी किसी कंपनी में, तो उस कंपनी की भी फुटबॉल टीम में वो संडे को फुटबॉल खेलते थे। उनका एक रूटीन था बचपन से, बहुत टाइम तक वो कंटिन्यूस संडे को फुटबॉल खेलना उनका फिक्स रूटीन था। तो एक बार वो अनफॉर्चुनेटली एक फ्रेंड की उसमें से डेथ हो जाती है। चलो कोई बात, वो फ्रेंड उसको ना एक बार सपने में आता है, तो पूछता है भाई और कैसे तुम स्वर्ग में हो, तो सब कुछ ठीक तो है? कि बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ तो स्वर्ग में सब मजे मजे हैं। यहाँ 2 चीज़ें बहुत अच्छी है। क्या? कि यहाँ भी हर संडे को फुटबॉल खेला जाता है। तो अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है। कि दूसरी चीज कि अगले संडे की फुटबॉल टीम में तू भी है। ये तो सर डराने वाली बात है। मतलब आपके किस्से तो मुझे लग रहा है कि सर मतलब हम सुनते ही चले जाए। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा है कि अब हम इस बातचीत को एंड की तरफ ले जाएं। ये मतलब मुझे वर्ड बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगी, टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। सच में सर मतलब मजा आया।